So students, today we will discuss the new chapter capacitor. Okay, and this is the video number 1 of capacitor. तो बेटा हम लोग जो है कि अब एक नए चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है, बट इसको अलग किया गया है। यह है कैपेसिटर। वास्तव में कैपेसिटर क्या है, उसमें हम उसकी नीड क्यों पड़ी और क्या उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वास्तव में हमने यहाँ पॉइंट आउट किया कि कैपेसिटर क्या है कि अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। कैपेसिटर क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है ना। और अगर वो चार्ज को स्टोर कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके बाद में उसको हम यूज में लेंगे, ठीक है बेटा जी। तो जो कैपेसिटर है उसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है ना। और बहुत ही छोटे स्पेस में, स्मॉल स्पेस में क्या है, उसको इकट्ठा कर लेंगे तो बाद में उस एनर्जी को जब हम यूज़ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट हम बनाएंगे। तो सिंबल क्या है ये अब मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं, बार बार बच्चों को होता है कन्फ्यूजन। ये सिंबल जब भी हम बनाएंगे, जो हमें पढ़ना है कैपेसिटर, उसका सिंबल ऐसे बनाते हैं। 2 लाइन, ये आपका वायर है, बीच में 2 प्लेट्स हैं। ये हमने प्लेट दिखाई है, पहला और दूसरा, 2 प्लेट लगाते हैं और बीच में बिल्कुल फ्री स्पेस होता है, ठीक है। एयर, यहाँ पर मान लो एयर है, तो ये अगर ऐसे बना है, सिंबल बना है उसकी। और जो कैपेसिटेंस को हम सी से दिखाते हैं, सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, उसको बाद में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो किसी भी कैपेसिटर का जो सिंबल होता है ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। ये आप इसकी जो कैपेसिटी है वो फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाली है टाइम के साथ साथ। यहाँ पर जो कैपेसिटेंस बनाया है हमने, जब भी एरो लगा होगा, इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल है, ये चेंज होगा। सिचुएशन टू क्या है, सिचुएशन ये चेंज होगा, तो ये वेरिएबल का सिंबल है, ये आपका कांस्टेंट फिक्स कैपेसिटेंस का फिक्स। अगर ऐसा बना हुआ तो इसका मतलब उस अरेंजमेंट की जो कैपेसिटी है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है बेटा जी। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि क्या है कैपेसिटर। अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है कंडक्टर की, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, ये हमने क्या है, एक हमने रैंडम कोई मेटल या कोई कंडक्टर लिया, हमारे पास कोई कंडक्टर मान लो है, ये हमारे पास मेटल है, ठीक है बेटा जी। अब अगर इस मेटल को हम बाहर से चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, मान लिया आपने इसको क्यू चार्ज जो है, प्लस क्यू चार्ज इसको प्रोवाइड किया, तो जो चार्ज इसको दोगे वो चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस पर मेटल है तो सरफेस पर चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे, ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे सर अगर चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसमें एक पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा। आपको पता है ना कि जब मैंने स्फेरिकल कंडक्टर की बात की थी तो वहाँ पर पॉइंट चार्ज की बात की थी कि पॉइंट चार्ज अगर है तो उसका जो पोटेंशियल होगा KQ/R होगा। तो किसी सिस्टम को अगर आप चार्ज प्रोवाइड करते हो तो उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो ये चार्ज आपने इसको प्रोवाइड किया, आखिर ये चार्ज आप दे कहाँ से रहे हो, ये चार्ज आप ला रहे हो इन्फिनिटी से, ऐसा हम मानते हैं। कोई बॉडी अगर नहीं है तो इस चार्ज को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से हमने इस बॉडी को दिया। अब इस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, आपको बताया है मैंने कि कंडक्टर की कैपेसिटी जो है डिफाइन कैसे करेंगे। अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो आप कहोगे एज वी नो फॉर अ कंडक्टर, अगर हमने चार्ज को बढ़ाया तो हमारा पोटेंशियल उसका बढ़ेगा, कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ेगा। और ये जो दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, और इसको क्या करेंगे, इसको दोनों को इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा C, और ये आपका पोटेंशियल है, ठीक है ना। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, क्या बोलेंगे C को, C आपका कांस्टेंट है, ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये अब यहाँ से अगर हम C की बात करें कि हमें C कितना होगा, Q=CV होगा। C क्या होगा बेटा जी, यहाँ से आपका जो C होगा वो C होगा Q/V, ये कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर निकल के आ गई।
अगर हम Q को इंक्रीज करेंगे, अगर क्या कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर Q और V पर डिपेंड करती है? आपको कोई बिल्कुल नहीं करती है। अगर हमने Q को इंक्रीज किया तो उसी रेशियो में क्या होगा, आपका V भी इंक्रीज करेगा और C पर कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन C, नो इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये आपकी कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन था कि किसी भी हम बॉडी को जब हम किसी कंडक्टर को हम जब चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो चार्ज को के साथ साथ उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। अब ये जो पोटेंशियल वो क्या है, चार्ज क्या है बेटा, चार्ज कहाँ से तोड़ के लाए हो, इन्फिनिटी से लेके आए हो, कंडक्टर को आपने दिया है, तो यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का पोटेंशियल होगा 0। तो वास्तव में V क्या चीज़ है, अगर जो हमने यहाँ पर लिखा है C इक्वल टू लिखा हमने Q अपॉन V, V क्या चीज़ है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है ये आपका है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इन्फिनिटी, तो कंडक्टर पे क्या पोटेंशियल है, V है, कंडक्टर पोटेंशियल आपका V है, और जो एक आपका कंडक्टर बॉडी यहाँ पर है, यहाँ का पोटेंशियल आपका V है, और जो इन्फिनिटी वहाँ का 0 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, V आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज कहाँ से तोड़ के लाए हो आप, चार्ज तोड़ के लाए हो इन्फिनिटी से। ठीक है बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। तो बेटा आपने कहा कि जो हमारा कैपेसिटेंस है उसकी जो यूनिट होती है, SI यूनिट होती है फैरेड, ठीक है ना, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा आपको अपन पता है Q अपॉन V होगा, चार्ज अपॉन क्या होगा, वोल्ट होगा। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आप लिखोगे M-1 L-2 T⁴ A², ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है बेटा जी, इसको आप लोग पॉइंट आउट कर लेना। और फैरेड, अब क्या है कि ये चीज़ मैंने पॉइंट आउट कर दी, ठीक है ना, तो ये आपका कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग शेप और साइज़ के हम बनाएंगे कैपेसिटर, और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा कैपेसिटर हमारे पास हो उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो। तो एक ऐसा अरेंजमेंट हम बनाएंगे जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्फाइंड रीजन में स्टोर करे, इकट्ठा करके रखे रहे कि जब हम चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो उसको मैं आगे 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्या है कि एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हमने क्या है चार्ज प्रोवाइड किया, कितना, +Q चार्ज हमने प्रोवाइड किया। ठीक है ना, जैसे ही +Q चार्ज प्रोवाइड करोगे पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बन जाएगी सराउंडिंग में, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सरफेस से लेकर, क्योंकि चार्ज सरफेस पर है, सरफेस से लेकर के इन्फिनिटी तक फैल जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R से लेकर के इन्फिनिटी तक आपको दिखाई पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी हुई है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी करती है, और स्फीयर के केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना स्फीयर की, R रेडियस की है, वो एनर्जी होती है KQ/2R होती है। अब ये एनर्जी जो है सरफेस से लेकर के इन्फिनिटी तक फैल जाएगी। ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो R से लेके अप टू इन्फिनिटी तक फैली हुई है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो एनर्जी आपको दिखाई पड़ रही है वो इन्फिनिटी तक फैली हुई होती है। तो जब एनर्जी आपकी फैली हुई है तो वो यूजफुल नहीं होगी। हमको एक ऐसा बनाना है कैपेसिटर जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्फाइंड हो, इकट्ठी आपको दिखाई पड़े, तब जाकर क्या है उसका हम प्रॉपर यूज कर पाएंगे। लेकिन इसको हम पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि इसकी एनर्जी क्या है, अप टू इन्फिनिटी फैली हुई है। तो देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी तो इसके पास होगी ही होगी। तो आप कहोगे कि क्या होगा बेटा जी, द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ड्यू टू द सप्लाइड चार्ज क्या है, कैपिटल Q। अगर आपने इसको Q चार्ज प्रोवाइड कर दिया तो जो पोटेंशियल इसका बनेगा K कैपिटल Q अपॉन क्या होगा, R होगा। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। ठीक है बेटा जी, अच्छा अब पोटेंशियल आपका आ गया। आपको पता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फीयर क्या डिफाइंड होगा,
तो बेटा देखो क्या होगा, आप कहोगे C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। ठीक है बेटा जी, चार्ज कितना दिया आपने, Q चार्ज दिया, V क्या है स्फीयर का, K Q अपॉन R। Q से Q आपका कट गया, ये कितना आ गया, R अपॉन K आ गया, और R अपॉन K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो जो कैपेसिटेंस जो आपके स्फीयर, जो कंडक्टिंग स्फीयर, उसका जो उसका कैपेसिटेंस आया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये फार्मूला तब के लिए है जब आपका कैपेसिटर कहाँ रखा है, एयर में रखा हुआ है, क्योंकि एयर की जो परमिटिविटी होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट होती है। किसी और मीडियम में होगा तो आपका वो फार्मूला आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अभी ये एयर में हम लोग रख करके कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब किस में होगा, इन फैरेड में, कितना होगा, इन फैरेड। ठीक है ना। तो आपने कहा कि सर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसकी हमने कैपेसिटी का फार्मूला निकाल लिया। अब बताइए, हम चाहते हैं कि हमारे नेचर में एक ऐसा हम स्फीयर बनाएं जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा हो। तो हमारे नेचर में हमको, हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो अर्थ है, तो बेटा यहाँ आप देख रहे हो फार्मूले में कि अगर किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का R बड़ा होगा तो उसकी कैपेसिटी बड़ा होगी। ठीक है ना। तो देखते हैं बेटा जी कि एक ऐसा स्फीयर लेते हैं जिसका R सबसे ज़्यादा हो। हमारे नेचर में क्या है, हमारे पास हमारी अर्थ है, अर्थ से बड़ा कोई स्फीयर तो है नहीं, अर्थ हमारा कंडक्टर, अर्थ हमारी कंडक्टर भी है। ठीक है ना। उसकी रेडियस कितनी, अब उसको करते हैं कैलकुलेट, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ क्या होगी। तो उसको हम करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, हमने कैलकुलेट किया तो R इक्वल टू कितना होता है, 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस होती है। ठीक है बेटा जी, और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में इतना आएगा, तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं C इक्वल टू क्या रखेंगे बेटा जी, 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू जो एप्सिलॉन नॉट होगा कितना होगा, 8.85 इंटू 10 टू पावर क्या होगा, -12 होगा, इंटू R की वैल्यू क्या होगी, 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर होगी। अब इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो जो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ मिला आपको, है ना, वो कितना मिला, 0.000 है ना बेटा जी, 0.0711 फैरेड। ये कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ मिला आपको ये। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि ये जो है 1 फैरेड से बहुत छोटा है। तो बेटा आप देख रहे हो कि ये C इक्वल टू 0.00711 फैरेड, ये जो है कि 1 फैरेड से छोटा है। इसका मतलब अगर हमारे पास अर्थ के बराबर का कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसका क्या अर्थ, उसका भी जो कैपेसिटेंस है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 फैरेड नहीं है। मतलब 1 फैरेड इज द बिगेस्ट यूनिट। ये क्या है, ये बिगेस्ट यूनिट आपकी है। मतलब आप कह सकते हो कि हमारे पास कोई ऐसा प्रैक्टिकल, कोई ऐसा नहीं बना सकते हम कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो। ठीक है बेटा जी, इसीलिए हम जो क्या बोलते हैं कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो फैरेड को कन्वर्ट करते हैं, और हम कहते हैं कि जैसे आपने कन्वर्जन देखा होगा कि 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू 10 टू पावर -6 फैरेड होगा, है ना। उसको माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आप देखोगे 1 पीको फैरेड इक्वल टू क्या होगा, 1 पीको फैरेड इक्वल टू क्या होगा, 10 टू पावर -9 फैरेड होगा। और सॉरी 10 टू पावर 9 नहीं होता है, 1 पीको फैरेड आपका होगा 10 टू पावर -12 फैरेड होगा, और 1 नैनो फैरेड जो आपका होगा वो होगा 10 टू पावर -9 फैरेड। तो इसको आप लोग कन्वर्जन को याद रखिए, कोई भी जब भी न्यूमेरिकल करेंगे ये बार बार आपको रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, तो इस तरीके से चीज़ों को आप लेके चलोगे कि किस प्रकार से हमने फैरेड को माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करना है, या ऐसे बोल सकते हो आप लोग कि 1 फैरेड इक्वल टू 10 टू पावर 6 माइक्रो फैरेड, है ना, या 1 फैरेड इक्वल टू 10 टू पावर 9 नैनो फैरेड, या 1 फैरेड इक्वल टू 10 टू पावर क्या होगा बेटा जी, -12 नहीं +12 पीको फैरेड।
तो ये भी फार्मूला आप फेरेड के हिसाब से आप लोग याद रख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर अगर है और वो स्फेरिकल है, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, इस फार्मूले से निकालोगे। क्या है फार्मूला आपका, 4πε0 इंटू आर। ठीक है बेटा जी। अगर कोई बेटा बोल दे आपके यहीं से कि मतलब आपका एयर नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, तो अगर इन मीडियम क्या होगा, C इक्वल टू क्या होगा, 4πε0m होगा इंटू आर आएगा, है ना। और अगर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आपको आर दी गई है, ठीक बेटा जी, तो मीडियम की जो परमिटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने बताया है। तो यहाँ रख सकते हो C इक्वल टू क्या होगा, 4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूला क्या है कि जब आपका कैपेसिटर, जब आपकी बॉडी किसी मीडियम में रखी गई हो, जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आपकी क्या है, एप्सिलॉन आर है, तब के लिए है। अदरवाइज वैक्यूम में है तो ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अब हम लोग बेटा अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, उसको देखते हैं। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास स्फीयर, जो कंडक्टिंग स्फीयर था, उसका जो कैपेसिटेंस है उसको आपने कैलकुलेट किया और आपने कहा कि सर वो एज ए कैपेसिटर हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो उसकी एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो आर से लेके अप टू इन्फिनिटी तक फैली हुई है। तो हमने सोचना शुरू किया कि किस तरीके से हम जो कैपेसिटर का अरेंजमेंट करें। ठीक है बेटा जी। और हम चाहते हैं कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग, आपको पता है कि चार्ज, उसको अगर कोई आपके पास कंडक्टर है, उसको अगर हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, जब उसको हमने चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और चार्ज दिया पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है ना। पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाएगा कि अब हम कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाएगा उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, अब चार्ज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं, क्योंकि ये जो पोटेंशियल कंटिन्यू बढ़ रहा है, यही पोटेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चार्ज को आने में। ठीक है ना। किसी तरीके से अगर हम कंडक्टर के पोटेंशियल को कम कर सकें, ठीक है ना, पोटेंशियल अगर हम कम कर सकते, आपकी जो कैपेसिटी का फार्मूला है C इक्वल टू क्या है, Q/V। तो अगर चार्ज को आपने फिक्स रखा है और किसी तरीके से जो कंडक्टर के पोटेंशियल को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो C बढ़ जाएगा। तो हमारा एम है कि पोटेंशियल को मिनिमम रखना, जिससे कि हमारी कैपेसिटी क्या है, बढ़ के हमको मिले। कैसे करेंगे उसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास कंडक्टर था, है ना, इसको आपने बाहर से क्या है, चार्ज प्रोवाइड किया, प्लस क्यू चार्ज आपने प्रोवाइड किया। तो ये प्लस क्यू चार्ज आपको यहाँ पर मिल गया। एक मिनट, थोड़ा सा हम डायग्राम को सही कर लें। ये आपके पास, मान लो आपके पास कोई कंडक्टर था, इसको आपने बाहर से चार्ज प्रोवाइड किया ऐसे, ये प्लस क्यू चार्ज इसको दिया आपने, पॉजिटिव चार्ज इसके क्या होगा, इसके सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है बेटा जी। अब इसका रेडियस कितना लिया था आपने, आर लिया था, ठीक है। इसका पोटेंशियल आपने वी ले लिया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं बेटा जी। अब क्या होगा कि आपने इसका अपना सी है, तो सी क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, Q/V होगा, आपने पॉइंट आउट कर लिया। ठीक है ना। अब आपने क्या किया, अब एक Q आपने ऐसे इसको छोड़ दिया, Q/V से इसकी कैपेसिटी डिफाइन हो गई। Q आपका ज्यों का त्यों इस पर पड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, बाहर से एक आप जो है कंडक्टर लेके आए, एक मेटल लेके आप बाहर से आए, ये मेटल लेके आए, ये आपका मेटल है, लेकिन ये न्यूट्रल है। ये आपका मेटल है और ये कैसा है बेटा जी, ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है। तो जब आप न्यूट्रल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ही इसके पास लेके आओगे आप, तो इसमें क्या होगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड्स लेफ्ट साइड एंड पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो जाएंगे, बोलिए, राइट साइड हो जाएंगे ऐसे। ठीक है ना। अब ये इंड्यूस चार्जेज हो गए, है ना इसके। अब बताओ, मान लो अगर आपने कोई पॉइंट डिसाइड किया ऐसे, मान लो आपने कहा कि भाई इस पॉइंट का जो पोटेंशियल कितना था, V था। यहाँ पर जब ये नहीं था, ये वाला पार्ट को हटा दिया हमने, तो मान लीजिए इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V था और चार्ज कितना Q दिया था आपने, तो C इक्वल टू Q/V लिख दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसके आने से क्या हुआ उसको हम देख लेते हैं। अब इस न्यूट्रल मेटल के आने से क्या हुआ, इसमें इंडक्शन हुआ। और आपको पता है कि ये जो पॉइंट आपने कंसीडर किया, मान लो ये A पॉइंट है, ये पॉइंट पर जितने भी इसके चारों तरफ चार्जेज होंगे, सब के सब यहाँ पर क्या बनाएंगे, पोटेंशियल बनाएंगे। तो ये तो इसका एक तो इसका अपना पोटेंशियल यहाँ पर होगा, V पोटेंशियल होगा जो इसका अपना है।
तो क्या ये इंड्यूस चार्ज भी इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल बनाएगा? आपको सर बिल्कुल बनाएगा। अब कितना बनाएगा उसको मान लिया कि उसने बनाया था -VI, ये बनाया था निगेटिव वाले ने। किसने बनाया था? क्योंकि निगेटिव चार्ज क्या बनाएगा पोटेंशियल ये पॉइंट पर? -VI। क्या ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर ए पॉइंट पर बनाएगा पोटेंशियल? यस, क्योंकि चार्ज अगर होगा तो बनाएगा पोटेंशियल। उसने बनाया +VI पोटेंशियल बनाया। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? अच्छा, नहीं इसको ऐसे कर लो तो आपको समझ में आएगी बात। ये जो आपका है ये VI का मतलब पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। VI का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। VI इसको माइनस कर लो ऐसे कि नेगेटिव चार्ज ने क्या पर पोटेंशियल बनाया? VI माइनस, और ये जो पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज उसने क्या बनाया? VI प्लस इस पॉइंट पर। तो बताइए ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा? नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल ए पॉइंट पर जो आएगा बेटा जी, इसके आने के बाद क्या होगा कि V प्लस क्या होगा? V प्लस होगा आपका VI प्लस, कि जो पॉजिटिव चार्ज ने जो पोटेंशियल ए पर बनाया उसको, और जो नेगेटिव ने कितना बनाया? VI माइनस, तो वो माइनस होगा VI माइनस, क्योंकि निगेटिव जब भी बनाएगा पोटेंशियल वो माइनस बनाएगा। ये सिर्फ नोटेशन है। VI माइनस इस क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू द नेगेटिव इंड्यूस चार्ज। ठीक है बेटा जी, ये आपका V नेट आ गया इस चार्ज का, इस स्फीयर का, इसके आने के बाद। अब बताओ बेटा जी क्या है कि अब बताओ ये जो आपका VI प्लस है और ये जो VI माइनस है, इन दोनों में बड़ा कौन है? क्योंकि निगेटिव चार्ज पॉइंट ए के नज़दीक है इसलिए निगेटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट से दूर है इसलिए उसकी वैल्यू कम होगी। तो इन दोनों में क्या होगा देखा जाए तो VI जो माइनस होगा वो बड़ा होगा VI प्लस से। ठीक है बेटा जी, इसका मतलब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ जो वैल्यू आपको मिलेगी वो निगेटिव में मिलेगी। वो क्या मिलेगी? निगेटिव में, क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा है और ये वाला टर्म छोटा है। तो जब भी यहाँ पर कोई वैल्यू मिलेगी निगेटिव मिलेगी। जब निगेटिव में मिलेगी तो जो यहाँ पर V आएगा, जो यहाँ पर आएगा रिजल्ट आएगा V नेट, वो हमेशा V से छोटा होगा, क्योंकि V से ये जो आपका पोटेंशियल V है इसमें से कुछ माइनस करने के बाद ही आपको V नेट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका V नेट होगा वो जो है पहले वाले पोटेंशियल से छोटा होगा। ये मैं कहना चाहता था, ये क्योंकि इस V में से कुछ माइनस करने के बाद ही आपको V नेट मिल रहा है। तो इसका मतलब अब जो इसका नया पोटेंशियल कैपेसिटेंस बनेगा C इक्वल टू क्या बनेगा? चार्ज तो आपका वही है, लेकिन इस न्यूट्रल कंडक्टर के आने के बाद इस स्फीयर का अपना जो पोटेंशियल क्या हुआ? बदला, चेंज हुआ। तो कितना हो गया तुम्हारा? V नेट हो जाएगा यहाँ पर। और आपको पता है कि दोनों में बड़ा कौन है? V बड़ा है और V नेट क्या है? छोटा है। तो मतलब आपने क्या किया, जैसे ही न्यूट्रल कंडक्टर जो है कि स्फीयर के पास आया, उसने क्या किया? पोटेंशियल को कम कर दिया। पोटेंशियल के कम होते ही कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब जो C डैश है वो बड़ा होगा C से। देखो आपने कैपेसिटी बढ़ा दी, आपने चार्ज वही का वही रखा है, +Q ही रखा है, लेकिन एक न्यूट्रल कंडक्टर ला करके इंडक्शन कराया। नेगेटिव चार्ज जो है नज़दीक आ जाएगा, उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। तो निगेटिव पोटेंशियल की वजह से नेट पोटेंशियल कम हो जाएगा और सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा जी, तो इसका मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है वो इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। वो अलग बात है कि कम करने वाली कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है बेटा जी, तो अगर ये तो बात हो गई कि चलो भाई इसका इफेक्ट ज़्यादा था इसलिए आपका पोटेंशियल कम हो गया और कैपेसिटेंस भी आपका कम हो गया। ये अगर पॉजिटिव चार्ज किसी तरीके से आप हटा दो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, इसको किसी तरीके से हटा दो तो इसका जो पोटेंशियल आ रहा और घट जाएगा, जो नेट पोटेंशियल और घट जाएगा। क्योंकि नेट पोटेंशियल क्या है? इसका मतलब इसका अपना और निगेटिव वाले का और सबका सम किया था आपने। तो ये जो पॉजिटिव वाला जो सम हो रहा है ये क्या कर रहा है? पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। इसको अगर हटा दोगे तो नेट पोटेंशियल और कम हो जाएगा। इसको हटाने का तरीका क्या है कि क्या करेंगे? इसको हम अर्थ कर देंगे। अर्थ करते ही अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, सिर्फ निगेटिव बचेगा। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? नेट पोटेंशियल आपका होगा V नेट इक्वल टू होगा V माइनस VI माइनस। ये पोटेंशियल और कम हो गया
क्योंकि जो बढ़ाने वाला टर्म था ना फैक्टर वो तो निकल गया, ये और कम हो जाएगा तो कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो अरेंजमेंट हम ऐसे ही करते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आप देखोगे हमारा कैपेसिटर ये आपका पॉजिटिव चार्ज वाला प्लस क्यू वाला था, ये आपका न्यूट्रल कंडक्टर था। जब आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करा दिया अर्थिंग करके, तो आप देखोगे सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ बचेगा, ऐसे ये नेगेटिव चार्ज बचेगा। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो इस पर फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट, तो ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर रिसाइड्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, लेफ्ट में, ये आ गया राइट में, और ये सबसे बेस्ट कैपेसिटर बना आपका, क्योंकि इस टाइम पर इस जो आपका कैपेसिटर है, ये जो आपका इस जो चार्ज कैपेसिटर आपने पहले लिया था ना अपनी कंडक्टिंग सॉलिड कैपेसिटर, ये इसका पोटेंशियल सबसे कम हो गया, मिनिमम हो गया, अब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये सबसे बेहतरीन अरेंजमेंट आपने देखा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। अब हमने क्या किया, एक तरीका हमने और अप्लाई किया कि हम किसी तरीके से क्या है इसके शेप और साइज को चेंज करें और भी कैपेसिटी बढ़े। तो हमने लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस स्फेरिकल को छोड़ करके हमने क्या कर दिया, ले लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने प्लेट लिया, ऐसे प्लेट की एरिया ज़्यादा होगी ना, ये हमने प्लेट लिया ऐसे, यहाँ भी हमने दूसरा प्लेट लिया ऐसे, ठीक है ना, कंडक्टिंग प्लेट लिया ऐसे, ऐसे लिया होगा ये, और यहाँ इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया होगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे ऐसे, है ना। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जब न्यूट्रल नेगेटिव आप लेके आके अर्थिंग किए हो गए आप, है ना, ऐसे लेके आप ये आपका चार्ज ऐसे बनाइए, ठीक है ना, ऐसे प्लेट ऐसे बना आपका। तो आपने कहा कि सर इस तरीके से क्या है आपका, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और जो पॉजिटिव रहा होगा वो कहाँ चला गया होगा, अर्थ में। ठीक है बेटा जी, तो इस तरीके से आपने कहा कि हमारे पास सबसे बेस्ट अरेंजमेंट क्या है, पर इसकी एरिया ज़्यादा है, क्या है इसकी एरिया ज़्यादा है। और देखो हमने क्या किया, अर्थिंग भी करके हमने अरेंजमेंट को बना दिया। अब यहाँ पर जो सिस्टम की जो कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। इसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं बेटा जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम इसको कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं हम लोग। हम इसका अरेंजमेंट कैसे बनाया आप देख लिए। तो जब आपने क्या किया, आपने ऐसे ही किया होगा, आपने कहा हमारे पास एक कंडक्टर रहा होगा, ठीक है बेटा जी। इस कंडक्टर को हमने क्या है यहाँ पर ऐसे, ये प्लेट हमारी है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज इसको दिया होगा, ठीक है ना, ये चार्ज इस पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। इसके बाद जो है कि हमने दूसरा प्लेट मेटल लाया होगा ऐसे, है ना, और ये भी आपका न्यूट्रल मेटल आपका ऐसे, ये आपका न्यूट्रल मेटल है। अब इस न्यूट्रल मेटल में क्या हुआ होगा बेटा जी, अब इस न्यूट्रल मेटल में क्या हुआ होगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए होंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए होंगे। अब हमने अर्थिंग कर देंगे हम, तो अर्थिंग से क्या होगा, वो सब के सब चले आएंगे, तो ये अर्थ में चले आएंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, बिल्कुल अंदर जाके रिसाइड्स हो जाएगा ऐसे, ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर रिसाइड इनर साइड प्लेट, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इस तरीके से। तो इस प्लेट के बाहर क्या चार्ज होगा, जीरो, इसके बाहर क्या चार्ज आपका जीरो होगा। इसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं यही पढ़ना हमको है, मेन हमारा कॉन्सेप्ट यही पढ़ना है। और 2-3 होते हैं, स्फेरिकल है और सिलिंड्रिकल है, वो सिर्फ फार्मूले आपको देखने हैं बस। लेकिन जो मेन आपके टॉपिक में पढ़ना है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, अरेंजमेंट है। हमने प्लेट ऐसे ले लिए, इसलिए लेना कि एरिया बड़ी होगी, चार्ज को अधिक स्टोर करेगा वो। ठीक है बेटा जी, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, कोई डाउट होगा डिस्कस करना। अब देखो इसको मैं आगे कैसे बढ़ाता हूँ, ठीक है।